Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dear students, I welcome you all again. I'm your chemistry tutor Yasir sir. This is video lecture number 11. Today we are going to discuss video lecture number 11. और ये लेक्चर जो है ये क्लास 12th के लिए है, नीट स्टूडेंट्स के लिए भी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम चैप्टर जो डिस्कस कर रहे हैं वो है एमाइंस, और एमाइंस में अभी तक हमने 10 वीडियो लेक्चर्स जो है वो अपलोड किए हैं और आज और प्रिपरेशन मेथड्स हमने सारे के सारे कंप्लीट किए हैं। आज के वीडियो लेक्चर में हम क्या करेंगे काम, हम एनसीईआरटी की कुछ एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस करेंगे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए कि आप प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो। जब तक आपको प्रॉब्लम्स सॉल्व करनी नहीं आएगी तब तक आप जो है ये हम कह सकते हैं कि आपने शायद ठीक तरीके से नहीं पढ़ा है। और जिस तरीके के क्वेश्चन मैं आपके सामने यहाँ पे रखूंगा, हालांकि आप एनसीईआरटी अपनी बुक चेक कर सकते हो, वहाँ पे इनफैक्ट इनके सॉल्यूशंस भी दिए हैं, ठीक है। तो लेकिन ये क्वेश्चंस अगर आपको डायरेक्टली आते हैं ना तो इसका मतलब है आपने कुछ सीखा, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको एग्जामिनेशन में। तो चलिए डिस्कस करते हैं कुछ एनसीईआरटी एग्जाम्पल्स एमाइंस चैप्टर के लिए जो कि हमने प्रिपरेशन मेथड्स अभी तक पढ़े हैं। देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉब्लम एक ली है। पहली प्रॉब्लम आप देखोगे यहाँ पे CH3 CH2 Cl, ये जो आपके पास कंपाउंड है यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये इथाइल क्लोराइड है। देखिए इथाइल ग्रुप है C2H5 और क्लोरीन साथ में है, तो इसको आप कह सकते हो इथाइल क्लोराइड प्यारे बच्चों, ठीक है ना। आपको इथाइल क्लोराइड से क्या बनाना है, देखिए मुझे रिएजेंट नहीं पता है फिलहाल, बाद में देखेंगे हमें क्या करना है। हमें इथाइल क्लोराइड से देखिए यहाँ पे कितने CH3 CH2 CH2 दैट इज ए प्रोपाइल ग्रुप है और यहाँ पे अमाइन है, तो इसको कहोगे आप प्रोपाइल अमाइन। बात समझिए, प्रोपाइल अमाइन। तो करना क्या आपको इथाइल क्लोराइड से आपको प्रोपाइल अमाइन बनाना है। शाबाश, क्या करना है, इथाइल क्लोराइड से आपको प्रोपाइल अमाइन बनाना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आपको याद रखनी है हम कैसे करेंगे, पहले आप देखेंगे कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे CH3 CH2 है, यहाँ पे इथाइल ग्रुप है, कार्बन कितने यहाँ पे 2, लेकिन यहाँ पे अगर आप कार्बन देखेंगे ना 1 2 3 यहाँ पे 3 कार्बन है। तो पहले आपने क्या करना है, पहले आपने कार्बन सोर्स इंट्रोड्यूस करना है यहाँ पे। तो उसके लिए तरीका क्या है, देखिए हम क्या करेंगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको एमाइन ग्रुप से वो कन्वर्ट मतलब एमाइन में कन्वर्ट करना है। तो देखो उसका सोल्यूशन क्या है, देखिए प्यारे बच्चों सोल्यूशन क्या है इस प्रॉब्लम का, मैं आपको आराम से समझाऊंगा। पैरेंट कंपाउंड है आपके पास इथाइल क्लोराइड, मैं फिर से लिखूंगा CH3 CH2 एंड Cl। आप पहले इसमें कार्बन सोर्स आपको ऐड करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम इसकी रिएक्शन जो है हम इसकी रिएक्शन या तो पोटेशियम साइनाइड के साथ करेंगे या आप इसकी रिएक्शन सोडियम साइनाइड के साथ कर सकते हो, NaCl। देखिए, और आपको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो इस पे डेल्टा नेगेटिव चार्ज आएगा और इस पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। और K पॉजिटिव Cl नेगेटिव होता है, ये Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव होगा। कहने का मतलब ये है आप KCl से रिएक्ट कराओ या NaCl से रिएक्ट कराओ, यहाँ पे आपको सोर्स ऑफ न्यूक्लियोफाइल मिलेगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होगा, Cl नेगेटिव जो है ये यहाँ पे इस कार्बन पर अटैक करेगा, जिसकी वजह से SN2 मैकेनिज्म होगा और Cl नेगेटिव बाहर जाएगा। तो यहाँ पे बेसिकली हो क्या रहा है, देखिए यहाँ पे बेसिकली SN2 रिएक्शन होगी और SN2 रिएक्शन की वजह से आपका क्या होगा, माइनस, मान लो अगर मैंने NaCl के साथ किया तो Na प्लस जो है वो Cl नेगेटिव को बाहर निकालेगा ड्यू टू हाई लाइट्स एंथैल्पी, और यहाँ पे आपका NaCl बाहर चला गया। सबको क्लियर हुआ यहाँ तक, देखिए उसकी वजह से क्या होगा, अब ये जो है बना क्या, ये बनेगा CH3 CH2 और इस CH2 के साथ आपका Cl ग्रुप जुड़ गया ऐसे C ट्रिपल बॉन्ड N। ये देख लीजिए, ये जो आपने इथाइल क्लोराइड से सोडियम साइनाइड या पोटेशियम साइनाइड के साथ रिएक्शन कराई, मैंने ये प्रिपरेशन मेथड में आपको बताया है, तो आपको क्या मिलेगा, आपको ये कार्बन सोर्स एक एक्स्ट्रा मिल रहा है, देखिए ना। उसके बाद आपको क्या करना है, इसका नाम क्या है, देखो कार्बन नंबर 1 कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3, तो इसको कहते हैं हम प्रोपेन नाइट्राइल, प्रोपेन नाइट्राइल इसको प्यारे बच्चों कहते हैं। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, इस प्रोपेन नाइट्राइल जो आपका बना, इसके बाद आपको डायरेक्ट इसकी रिडक्शन करनी है, दैट इज इट, और कुछ नहीं करना है आपको, आपने रिडक्शन करनी है। रिडक्शन के लिए काफ़ी तरीके जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसकी कैटालिटिक रिडक्शन कर सकते हो, यानी कि आप हाइड्रोजन इसमें ऐड करोगे इन प्रेजेंस ऑफ या तो निकल या तो प्लैटिनम या तो पैलेडियम, आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना। आप लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिएक्शन करवा सकते हो,
बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसमें कोई जो है इन प्रेजेंस ऑफ मेटल ले सकते हैं, फॉर एग्जांपल इन प्रेजेंस ऑफ आयरन HCl और टिन HCl कर सकते हो। आप इसमें रिडक्शन कर सकते हो लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड से रिडक्शन कर सकते हो। व्हाट आई वांट टू से इज दैट आप इसकी स्टफनेस रिडक्शन करवा सकते हो। आपको सिंपली नाइट्राइल ग्रुप की, ये साइनाइड ग्रुप जो है, आप जब इसकी रिडक्शन कराओगे तो आपका C कार्बन में भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे, नाइट्रोजन में भी हाइड्रोजन जुड़ेंगे, तो ये किस में कन्वर्ट होगा, CH3 CH2, ये तो दो थे, CH3 CH2 ऑलरेडी था, अब ये कार्बन चेंज होगा टू CH2, बात को समझिए, और N होगा चेंज टू NH2, देखिए NH2, तो यही आपका प्रोडक्ट था। चेक कीजिए खुद ही। आपको इथाइल क्लोराइड से CH3 CH2Cl, देखो CH3 CH2Cl, आपको इससे बनाना था CH3 CH2 CH2 NH2, वो देखिए आप CH3 CH2 CH2 NH2। तो पहले आपने क्या किया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करवाई, SN2 मैकेनिज्म से करवाई, और आपका जो है साइनाइड कंपाउंड बन गया, ठीक है ना, और उसके बाद आपको सिंपली उसकी रिडक्शन करनी और आपका कॉरेस्पॉन्डिंग अमाइन बन गया। सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर आप ये रिएक्शन देखोगे ना, दूसरी वाली मैं फिर से लिखूंगा, ये भी सिमिलर टाइप ऑफ रिएक्शन। देखिए अब अगर आपको दूसरी एग्जांपल ये पूछी गई है, और आप देख सकते हो ये एग्जांपल आपकी एनसीईआरटी बुक में है, यानी कि आप CH3 की जगह क्या है, C6H5 CH2Cl, देखें CH2Cl CH2Cl, CH3 की जगह है C6H5, ये बताया गया है। बताइए इसको आप कैसे कन्वर्ट करोगे, C6H5 CH2 CH2 NH2। क्या आपको दिख रहा है ऊपर वाली रिएक्शन और इस वाली रिएक्शन में बहुत सिमिलर है। आपको एक और कार्बन सोर्स जोड़ना पड़ेगा और आपको अमाइन ग्रुप जो है वो इंट्रोड्यूस करना है, तो क्या करेंगे आप, तो आप फिर से वही करेंगे। आप सोल्यूशन अगर मैं बात करूंगा यहाँ पे फिर से, तो आप पहले C6H5 एक फिनाइल रिंग है, CH2Cl, आप इसको क्या करेंगे, आप इसकी रिएक्शन करोगे, सपोज सोडियम साइनाइड के साथ NaCN के साथ रिएक्शन करेंगे, आपको पता है वो Na पॉजिटिव और Cn नेगेटिव देगा, तो न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा बाय SN2 मैकेनिज्म। SN2 मैकेनिज्म से जब न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा तो क्या बनेगा, एक तो माइनस NaCl बाहर जाएगा, ठीक है ना, साइनाइड आयन जो है, ये जैसे मैंने यहाँ पे आपको अटैक दिखाया वैसे ही यहाँ पे भी होगा, बनेगा क्या, देखिए C6H5 प्यारे बच्चों CH2 और इसके साथ जुड़ेगा C ट्रिपल बॉन्ड N, ये बन गया आपका नाइट्राइल कंपाउंड, ठीक है ना। तो इसके बाद इस कंपाउंड की क्या करेंगे आप, इस कंपाउंड की आपको रिडक्शन करनी है, सिंपली यू हैव टू डू द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन, जैसे मैंने ऊपर दिखाया आप यहाँ पे भी इसकी रिडक्शन कर सकते हैं। तो करें रिडक्शन, बताइए क्या बनेगा, C6H5, शाबाश, उसके बाद क्या होगा CH2, अब कार्बन को भी हाइड्रोजन मिलेंगे, नाइट्रोजन को भी हाइड्रोजन मिलेंगे, तो बनेगा CH2 और NH2, ये देख लीजिए आपका कंपाउंड तैयार, ये तो बनाना था। तो जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे, चेक कीजिए क्या वही बना, बिल्कुल वही बना। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे एनसीईआरटी की एग्जाम्पल्स की, आफ्टर जब आप एक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे उतना ज्यादा आपको जो है कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। ये दो एग्जाम्पल्स समझ आई, ठीक है ना। तो ये मैं इरेज करता हूँ और मैं आपको कुछ और एग्जाम्पल्स दूंगा जो आपकी एनसीईआरटी बुक में दिए हैं, तो मैं अभी वो एग्जाम्पल्स आपकी एनसीईआरटी बुक से लूंगा और हम उनको डिस्कस करेंगे। देखिए चलिए एक और एग्जांपल लेता हूं मैं आपकी एनसीईआरटी बुक से। राइट द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स ऑफ द एमाइड व्हिच गिव्स प्रोपेनामाइड बाय हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। देखो क्वेश्चन क्या है, आपको क्या दिया है, आपको एक एमाइड दिया है, एग्जांपल नंबर 3 देखिए क्या है, आपको एमाइड दिया है, एमाइड हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन ध्यान में रखिएगा, और आपको एमाइड से क्या करना है, आपने एमाइड से बनाया है प्रोपेनामाइड, आपके पास एमाइड है और आपने इससे क्या बनाया है, आपने प्रोपेनामाइन बनाया है, प्रोपेनामाइन बनाया है, ठीक है ना। राइट द स्ट्रक्चर्स एंड IUPAC नेम्स। तो देखो सिंपल सी बात है, आपको क्या करनी है, आपके पास एमाइड है और आपने क्या बनाना है, प्रोपेनामाइन, लेकिन यहां पे क्या बताया गया है, यहां पे बताया गया है कि आपने हॉफमैन्स डिग्रेडेशन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन की है, HBD रिएक्शन आपने करनी है। देखिए
अब आप समझिए, अगर आपको याद होगा कि जब हम, चलिए प्रोपेनामाइन का पहले स्ट्रक्चर बना दीजिए। प्रोपेनामाइन का क्या स्ट्रक्चर होगा, देखो स्ट्रक्चर बनाना है हमने, प्रोपेनामाइन CH3 CH2 CH2 NH2, ये आपका जो है ये प्रोपेनामाइन है। चेक कीजिए खुद ही, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, दैट इज प्रो, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एन, और एमाइन है, दैट इज प्रोपेनामाइन। आपने प्रोपेनामाइन जो है वो बनाना है, कहां से बनाना है, एमाइड से। आपको बताना है एमाइड का पैरेंट स्ट्रक्चर क्या होगा, जिससे आपका ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर आपको पता है सिंस ये डिग्रेडेशन है, हॉफमैन्स डिग्रेडेशन, वहां पे जो एमाइड होगा ना, एमाइड में से आपको एक कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड जो हम बाहर निकालते थे, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होता था। अगर आपने वो रिएक्शन नहीं देखी है अभी, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन, तो प्लीज जाके देख लीजिए वहां पे। तो इसका मतलब ये हुआ दैट जो एमाइड होगा, पैरेंट एमाइड जो होगा, उसका एमाइन से एक कार्बन एक्स्ट्रा होगा, और वहां पे आपको डबल बॉन्ड रखना पड़ेगा ऑक्सीजन के साथ, बिकॉज वो एमाइड है। तो क्या हो सकता है वो, खुद ही समझो ना, वो क्या हो सकता है, CH3 CH2 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2। देखिए यहां पे ये क्या है, ये एमाइड है। एमाइड से आपने क्या करना है, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन करना है। हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या करते हो, सबको पता है ना, हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन में क्या करते हो आप, अल्कली के साथ रिएक्शन करवाते हो। फॉर एग्जांपल मैंने NaOH के साथ रिएक्शन करवाया, एंड और मैं इसको ब्रोमीन के साथ रिएक्ट करवाता हूं, Br2 के साथ, इसी को कहते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वहां पे पैरेंट एमाइड डिग्रेड होके, ये कौन सी रिएक्शन है, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन। वहां पे आप क्या करते हो, वहां से आप पैरेंट एमाइड में से एक कार्बन सोर्स जिसके साथ ऑक्सीजन जुड़ा होता है उसको रिमूव करते हो एज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड एलिमिनेट होगा, NaBr बनेगा। मैं रिएक्शन का मैकेनिज्म दिखा चुका हूं, तो आपको सिंपली जो है ये पार्ट जो है ये रिमूव करना है, दैट्स इट। जब आप ये रिमूव करेंगे तो देखिए ना क्या बना, CH3 CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 और NH2 आ गया। तो आपका प्रोपेनामाइन से जो एमाइड है वो क्या है, वो कौन सा एमाइड है, कार्बन नंबर 1 2 3 4। तो आपका जो पैरेंट कंपाउंड था एमाइड वो है ब्यूटानामाइड, और ब्यूटानामाइड का प्यारे बच्चों ये स्ट्रक्चर है, एंड दिस इज हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन, और ये बन गया आपका प्रोपेनामाइन। सबको क्लियर हुआ, सबको क्लियर हुआ अच्छे से। तो हॉफमैन डिग्रेडेशन क्वेश्चन पे ऐसे जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इस वाले प्रोपेनामाइन में इस वाले एमाइड से एक कार्बन कंटेंट कम है, बिकॉज वो कार्बन डाइऑक्साइड की शक्ल में एक कार्बन बाहर चला गया था। क्लियर हो गया ना, गुड। अब देखिए एक और एग्जांपल लेते हैं। एक और एग्जांपल आपके पास ये है, द एमाइन प्रोड्यूस्ड बाय द हॉफमैन डिग्रेडेशन ऑफ बेंजामाइड। अब देखिए प्रॉब्लम नंबर 4 क्या है। अब आपको बताना है कि आपका पैरेंट कंपाउंड जो है वो बेंजामाइड है। मैं यहां पे लिखूंगा बेंजामाइड। आपके पास बेंजामाइड है, आपको क्या करना है काम, आपको बताना है, आपको बेंजामाइड की करनी है हॉफमैन्स डिग्रेडेशन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन आपको करनी है। तो इससे क्या बनेगा, जाहिर सी बात है एमाइड से एमाइन बनता है। तो आपको बताना है कि वो जो एमाइन इससे बना, वो जो एमाइन इससे बना, जाहिर सी बात है बनेगा, वो एमाइन क्या है और उसका स्ट्रक्चर क्या है। बात समझिए फिर से, मैंने एक पैरेंट कंपाउंड दिया गया है, वहां से मुझे बतानी है इसकी आपको हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन करनी है, और जो आपका एमाइन बन रहा है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका नाम क्या होगा। ऊपर वाला क्वेश्चन देख लीजिए, वहां पे आपको प्रोडक्ट दिया गया था और आपको बताया गया था प्रोडक्ट मिला है हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन से एक एमाइड से, उस एमाइड का स्ट्रक्चर और नाम बताइए। तो वो हमने किया। अब दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो इसी का उल्टा पूछा गया है। इस टाइम आपको रिएक्टेंट यानी कि एमाइड ही बताया गया है क्या है, और आपको बताया जा रहा है कि इसकी हम हॉफमैन ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है एमाइन तो बनेगा, लेकिन वो एमाइन का स्ट्रक्चर क्या होगा और उसका नाम क्या होगा ये आपको बताना है। तो देखो कैसे करेंगे। तो बेंजामाइड का आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। कैसे होगा बेंजामाइड का स्ट्रक्चर, देखिए बेंजामाइड ऐसे होती है, बेंजीन रिंग होती है, ये हो गई बेंजीन रिंग। एमाइड बनाना है तो CONH2 बनाएंगे ऐसे। ये देखो प्यारे बच्चों ये बेंजीनामाइड है, इसी को कहते हैं बेंजामाइड। ये तो वहां से ही दिया है क्वेश्चन में। क्या करेंगे आप, हॉफमैन्स ब्रोमोमाइड डिग्रेडेशन रिएक्शन करेंगे।
अब मुझे रिएक्टेंट्स यहाँ पे ये लिखना जरूरी नहीं है, HBD खुद ही बता रहा है ये अवेलेबल है। करना क्या है, मैंने अभी आपको कहा, आपको C डबल बॉन्ड O सोर्स रिमूव करना है। सिंपली आपको ये सोर्स बाहर निकालना है, C डबल बॉन्ड O आपको बाहर निकालना है, और इस रिंग को इसके साथ जोड़ दो, तो बताओ क्या बनेगा। देखिए प्यारे बच्चों क्या बनेगा, आप सीधे इसको NH2 के साथ जोड़ दो ऐसे, तो ये एमाइन ही है। और कौन सा एमाइन है, इसको कहते हैं एनिलीन। देखो क्या आपको क्वेश्चन आया सॉल्व करना। तो बेंजामाइड को अगर आप हॉफमैन्स डिग्रेडेशन रिएक्शन कर रहे हो, वहां पे जो एमाइन बनता है उसका स्ट्रक्चर ये है, और उस एमाइन का नाम है एनिलीन। प्यारे बच्चों समझ आ गया, वेरी गुड। चलो एक और क्वेश्चन में लेता हूं अगर वहां पे होगा। क्वेश्चन नंबर एक और दिया है, बेंजामाइड is an aromatic amide, benzamide यहाँ पे है, okay, containing 7 carbon atoms, hence the amine formed from benzamide is aromatic amine, okay fine। चलो ये हो गया इसके साथ। तो इसका मतलब है ये कुछ प्रॉब्लम्स थी जो कि NCERT एग्जाम्पल में दी गई थी आपके, तो आप उन प्रॉब्लम्स को देख के, बिकॉज जो मैंने अभी क्वेश्चन पढ़ा वो बेसिकली इसी का सोल्यूशन दिया है। जो मैंने आपको ये प्रॉब्लम्स दिखाई ना, इनके सोल्यूशंस आपको बुक में दिए हैं, लेकिन मैंने आपको अच्छे से समझाया यहाँ पे कैसे पूछे जा सकते हैं। तो आपके प्रिपरेशन मेथड में क्वेश्चंस ऐसे पूछे जा सकते हैं। सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम थोड़ी देर बाद अब इसी लेक्चर में, दैट इज लेक्चर नंबर 11 में ही मैं एक शॉर्ट पॉज लेता हूँ, और इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो आप प्लीज NCERT में जितने भी एग्जाम्पल्स होंगे किसी भी यूनिट के रिलेटेड, आप उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो मैं आपसे मिलता हूं जस्ट आफ्टर अ व्हाइल। तो चले माय डियर स्टूडेंट्स, अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स जो है वो स्टार्ट करेंगे इसी वीडियो लेक्चर में, दैट इज वीडियो लेक्चर नंबर 11। तो फिजिकल प्रॉपर्टी डिस्कस करने के लिए हम यूजुअली किन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, हम सॉलिबिलिटी के बारे में बात करते हैं, हम ऑर्डर के बारे में बात करते हैं, हम कलर के बारे में बात करते हैं, हम स्टेट के बारे में बात करते हैं, ठीक है ना। तो यही फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एमाइन्स जो है वो हम अब डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी में हम क्या करेंगे, जो जहां तक स्टेट की बात है, स्टेट फिजिकल फॉर्म की जहां तक बात है, तो स्टेट में आपको याद रखना है दैट लोअर मेंबर्स जो है, लोअर मेंबर्स मैं यहाँ पे लिखता हूं लोअर मेंबर्स जो अमाइन्स के है, लोअर मेंबर्स जो अमाइन्स के हैं, जैसे जैसे मिथेनमाइन CH3NH2 ये, और दूसरा जो है इथेनमाइन C2H5NH2, ये लोअर मेंबर्स कहलाते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। और ये लोअर मेंबर्स जो है, इन लोअर मेंबर्स का क्या है, ये गैसेस में, ये गैसेस फॉर्म में, दीज आर गैसेस, एंड गैसेस जो होते हैं प्यारे बच्चों वो वोलेटाइल होते हैं, दे हैव एस्केपिंग टेंडेंसी, वोलेटाइल होते हैं। और इन गैसेस की जो कि मिथेनमाइन है, इथेनमाइन है, इनकी फिशी स्मेल होती है। अगर आप देखोगे कि फिश तो आपने खाई होगी, ठीक है ना, फिश की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, तो बेसिकली ये एमाइन्स जो है उनकी वैसे ही स्मेल होती है, ठीक है ना। अगर आपने देखा होगा, जब हम मतलब कश्मीर में, ये आपने शायद ये चीज़ें आपको पता होगी, जब हम मछली लाते हैं ना, तो कुछ इलाकों में क्या होता है, उनको फिर सुखाया जाता है, और उसके सूखने से ना फिर उनकी एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल आती है वहाँ से, ठीक है ना, एक सॉर्ट ऑफ स्मेल आती है, कुछ को वो अच्छी लगती है, कुछ को नहीं लगती है। तो बेसिकली वहाँ पे जब आप फिश को सुखाते हो, तो वहाँ से बेसिकली डिकम्पोजिशन की वजह से अमाइन कंपाउंड्स क्रिएट होते हैं, वही, तो दैट्स वे उनकी वो सॉर्ट ऑफ, हम कहते हैं कि फिशी स्मेल होती है। तो लोअर मेंबर्स जो है एमाइन्स के, ठीक है ना, खासकर एलिफेटिक एमाइन्स की मैं बात कर रहा हूँ, लोअर मेंबर्स ऑफ एलिफेटिक एमाइन्स। एलिफेटिक एमाइन्स का मतलब है जिनमें NH2 के साथ R ग्रुप हो, R मिथाइल हो सकता है, इथाइल हो सकता है, तो हम उनको एलिफेटिक एमाइन्स कहते हैं। तो एलिफेटिक एमाइन्स के जो लोअर वाले मेंबर्स है वो गैसियस है, जिनमें मिथेनमाइन आता है और इथेनमाइन आता है, ठीक है ना, और इनकी फिशी स्मेल होती है, ठीक है। अब लेकिन अगर आप के हायर मेंबर्स देखेंगे, देखिए अगर आप इनके हायर मेंबर्स देखेंगे, मैं यहाँ पे लिखूंगा
अगर आप इनके हायर मेंबर्स देखेंगे, हायर मेंबर्स कहाँ से लेके, फॉर एग्जांपल जिनमें कार्बन कंटेंट कितना हो, फॉर एग्जांपल कार्बन 3 से लेके कार्बन 8 या कार्बन 10 तक, ठीक है ना। तो वहां पे देखोगे आप वैसे एलिफेटिक जो अमाइन्स है वो लिक्विड स्टेट में होते हैं, वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और अगर आप उससे हायर मेंबर्स देखोगे, ठीक है ना, अगर आप उससे ज्यादा हायर मेंबर्स देखोगे जिनमें कार्बन कंटेंट जो है वो ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 10 होगा, 8 to 10 से ग्रेटर होगा, ठीक है ना, तो वो अमाइन्स जो है वो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखें। तो मैंने क्या कहा, मैंने कहा दैट एलिफेटिक अमाइन्स के लवर मेंबर्स जो है वो गैसेस फॉर्म में होते हैं, वो वोलेटाइल होते हैं, फिशी स्मेल होती है उनकी। और हायर मेंबर्स जो है उनमें कार्बन कंटेंट 3 से लेकर 10 तक या 8 तक वो लिक्विड स्टेट में आते हैं, और उससे जो ग्रेटर होते हैं वो फिर सॉलिड स्टेट में आ जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन अगर आप एरोमेटिक अमाइन्स की बात करेंगे, देखिए अगर आप एरोमेटिक अमाइन्स की बात करेंगे, और एरोमेटिक अमाइन की अगर मैं बात करूंगा, और उसमें सबसे जो बेस्ट एग्जांपल है वो है एनिलीन। एनिलीन का स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, दैट इज दिस NH2। तो एनिलीन जो है आप ये देखोगे कि ये लिक्विड स्टेट में जो है ये एग्जिस्ट करता है। एनिलीन और अदर एरोमेटिक अमाइन्स जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो आप याद रखेंगे कि ये कलरलेस होते हैं, इनका कोई कलर नहीं होता, ये कलरलेस होते हैं। लेकिन क्या देखा गया है कि ये कभी कभार कलर्ड भी हो जाते हैं, इनका कलर कभी कभार ब्राउनिश बन जाता है, और वो कलर जो है वो ब्राउन हो जाता है ड्यू टू एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन। तो कभी कभार इनका कलर जो है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन, वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से वो कभी कभार इनका ब्राउनिश कलर जो है वो ब्राउन कलर में या कलर्ड जो है कलर आ जाता है। तो अदरवाइज ये यूजुअली जो है वो कलरलेस होते हैं। सबको क्लियर हुआ, ठीक है ना। तो दिस वाज अबाउट द फिजिकल स्टेट। जहाँ तक फिजिकल स्टेट की बात मैंने की, तो फिजिकल स्टेट में जो है लोअर मेंबर जो होते हैं वो गैसेस होते हैं, उनकी फिशी स्मेल होती है। हायर मेंबर्स अगर आप देखोगे उनमें स्मेल नहीं होती है, वो डिपेंड करता है कार्बन कंटेंट कितना है, वो लिक्विड से जो है सॉलिड स्टेट में चेंज होते हैं। और सो फार एज एरोमेटिक अमाइन्स आर कंसर्न, जिसमें अमाइन जो बेसिक है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है और उसमें कलर नहीं होता है। लेकिन कुछ देर बाद अगर आप उसको एक्सपोज करोगे एटमॉस्फेयर की तरफ, तो वहाँ पे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन की वजह से उसमें कलर जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है, ठीक है। यहाँ तक समझ आई बात। अब देखिए इसके बाद दूसरी बात मैं किसके बारे में करूंगा, दूसरी बात में करूंगा सॉलिबिलिटी के बारे में। सॉलिबिलिटी ऑफ अमाइन्स की हम बात करेंगे। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, तो आप प्लीज मेरे साथ बने रहें। देखिए अगर मैं दूसरा जो है सॉलिबिलिटी की बात करूं, जहां तक सॉलिबिलिटी का सवाल है, तो सॉलिबिलिटी में आप याद रखेंगे दैट यहां पे फिर से जो लोअर मेंबर्स होते हैं, जो लोअर मेंबर्स होते हैं अमाइन्स के, लोअर मेंबर्स जो है दे आर soluble in water, H2O, they are soluble in water due to formation of, ये ऐसा क्यों है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। बिकॉज आपको पता है नाइट्रोजन जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, ये चीज़ें आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पढ़ी होगी। तो अमाइन्स जो है लोअर मेंबर्स, जैसे मैंने अभी कहा, जैसे इनकी कैपेसिटी होती है वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, इसीलिए सॉल्युबल होते हैं। तो वही मैंने लिखा दैट लोअर मेंबर्स दे आर सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर। तो वाटर के साथ जो इनकी एबिलिटी होती है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की, इसकी वजह से लोअर मेंबर्स जो होते हैं वो सॉल्युबल होते हैं। लेकिन अगर आप हायर मेंबर्स की बात करोगे, हायर मेंबर्स की अगर आप बात करोगे, तो हायर मेंबर्स में क्या होता है, उनकी सॉल्युबिलिटी कम होती है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं दैट सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेस, solubility decreases due to
increase due to increase in the hydrophobic due to increase in the hydrophobic, जो कि क्या होता है, नॉन पोलर। हाइड्रोफोबिक वही होता है जो वाटर को रिपेल करता है। हाइड्रोफोबिक यानी कि नॉन पोलर पार्ट वो कौन सा होता है, वो होता है आर पार्ट, वो आर पार्ट होता है, ठीक है ना। तो जितना जितना आप लोअर मेंबर से हायर मेंबर की तरफ जाओगे तो आप देखते हो कि जो आर का वैल्यू होता है, मॉलिक्यूलर साइज जो आर ग्रुप का होता है, ठीक है ना। तो मैं ऐसे लिखूंगा साइज ऑफ आर जो है वो क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है, साइज ऑफ आर इंक्रीज हो रहा है। तो सिंस साइज आर जो होता है, आर ग्रुप एमाइंस में, मैं यहाँ पे आपको बता दूं, एमाइंस की हम जनरल फॉर्मूला ऐसे लेते हैं RNH2। तो NH2 में से ये जो है ना, ये पार्ट पोलर होता है, बिकॉज नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है। नाइट्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव आता है, हाइड्रोजन पर डेल्टा नेगेटिव आता है, हाइड्रोजन पर डेल्टा पॉजिटिव होता है। लेकिन इसलिए ये पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। और लोअर मेंबर्स इसीलिए सॉल्युबल पानी में है बिकॉज उनमें ये पार्ट हाइड्रोफिलिक होता है, वो इंटरेक्ट करता है, वहां पे आर पार्ट ज्यादा डोमिनेटिंग नहीं होता है। लेकिन जो ही आप लोअर मेंबर से हायर मेंबर्स की तरफ जाते हो तो वहां पे क्या होता है, वहां पे ये हाइड्रोफोबिक पार्ट जो है ये इंक्रीज हो जाता है। और इस हाइड्रोफोबिक पार्ट की वजह से क्या होता है, ये इस पार्ट को पूरा एनगल्फ कर देता है, यानी कि डोमिनेंट रोल दिखाता है। तो इसीलिए आप देखोगे हायर मेंबर्स जो है their solubility decreases due to increase in the hydrophobic that is non-polar part R। तो इसीलिए आप देखोगे that's why they are more soluble, इसीलिए वो फिर ज्यादातर क्या होते हैं, they are more soluble in ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं। तो रीजन यही है बिकॉज उनमें आर पार्ट इंक्रीज होता है। सबको क्लियर हो गया, ठीक है ना, ये बात समझ आ गई आपको। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट बात जो एक और है जो मैं आपको बताना चाहूंगा वो क्या है, चलो ये मैं इरेज करता हूं। जहां तक सॉलिबिलिटी की बात है अमाइंस की, अमाइंस में कभी कभार क्या हो सकता है, अमाइंस में आप देखते हो कि अमाइन प्राइमरी भी हो सकता है, सेकेंडरी भी हो सकता है और टर्शियरी भी हो सकता है। देखो व्हाट डज इट मीन, अगर मेरे पास, मैं यहाँ पे एक नोट लिखने जा रहा हूं और उसके बाद मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा क्या है। एमन आइसोमेरिक का मतलब है आइसोमर्स होते हैं। एमन आइसोमेरिक प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी अमाइंस कमा solubility of primary amines is greater than secondary which in turn is greater than tertiary। इस बात को समझिए, देखो मैं समझाऊंगा आपको। आइसोमेरिक का क्या मतलब है, आइसोमेरिक का मतलब है जिनका मोलर मास, जिनका मॉलिक्यूलर मास जो है वो सेम, उनको हम कहते हैं आइसोमर्स। बिकॉज आपको पता है आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनकी केमिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो पर उनका स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। अब ऐसा क्यों है, देखो क्यों है। आइसोमेरिक अमाइन्स में से प्राइमरी अमाइन ही ज्यादा सॉल्युबल क्यों है देन सेकेंडरी अमाइन एंड देन टर्शियरी अमाइन। आप देखिए क्यों है। देखिए अगर मैं प्राइमरी अमाइन बनूंगा लेकिन मॉलिक्यूलर मास उनका सेम होना चाहिए, इस बात को ध्यान में रखिए आप। देखिए मैं यहाँ पे एक प्राइमरी अमाइन लेता हूं CH3 CH2 CH2 NH2, बात को समझना, ये एक प्राइमरी अमाइन है तो ये 1 डिग्री अमाइन है। देखो मैंने यहाँ पे 1 डिग्री अमाइन लिखा। अगर आप इसकी फॉर्मूला देखोगे क्या है, देखो कार्बन कितने 1 2 3, तो कार्बन 3 है, मैं C3 लिखूंगा। देखो हाइड्रोजन कितने हैं 3 5 7 और ये 1 नाउ दैट इज H9 और नाइट्रोजन है, तो ये इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। सबको क्लियर हुआ, ये प्राइमरी अमाइन है। चलो ये मैं इरेज करता हूं यहाँ पे। जरा सेकेंडरी अमाइन लेते हैं। सेकेंडरी अमाइन लेना है आपको लेकिन मॉलिक्यूलर फार्मूला चेंज नहीं करनी, यानी कि इसका आइसोमर आपको दूसरा बनाना पड़ेगा। वो कैसे होगा, देखो कैसे होगा वो CH3 CH2 NH CH3। ध्यान दें यहाँ पे दो साइड अल्काइल ग्रुप है तो आपको पता है ये सेकेंडरी अमाइन कहलाता है, ये सेकेंडरी अमाइन है।
अगर आप फॉर्मूला फिर से देखेंगे, देखो कार्बन कितने हैं 1 2 3, सो कार्बन 3 है। हाइड्रोजन देखो 3 2 5 6 7 8 और एक हाइड्रोजन हो गए 9 और एक नाइट्रोजन एटम है। तो क्या इसकी और इसकी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है? बिल्कुल है। तो खाली स्ट्रक्चर डिफरेंट है इसलिए आइसोमर्स है। लेकिन जितना मास इसका होगा ना डियर स्टूडेंट्स उतना ही मास इसका होगा, लेकिन अरेंजमेंट डिफरेंट है। ठीक है, जरा टर्शियरी लेते हैं। टर्शियरी कैसा होगा? CH3N CH3 CH3। चेक कीजिए, अगर यहाँ पे देखो कार्बन कितने हैं? कार्बन 3 है। हाइड्रोजन कितने हैं? 3 3 6 3 हो गए 9 और नाइट्रोजन बीच में है, दैट इज दिस। तो अगर आप ये देखोगे इसको आप थर्ड डिग्री अमाइन कहते हो, बिकॉज 3 अल्काइल ग्रुप्स नाइट्रोजन के साथ जुड़े हैं। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात समझिए, सॉल्युबिलिटी का चक्कर जहां तक है, मैंने क्या कहा, इसकी सॉल्युबिलिटी इससे ग्रेटर है और इसकी सॉल्युबिलिटी इससे ग्रेटर है। ऐसा क्यों है? क्योंकि आप देखोगे यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो अगर आप देखेंगे ना नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अगर आप बात करोगे, नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स की अगर आप बात करोगे तो ये कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा? यहाँ पे अगर आप देखोगे कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाएगा, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा आएंगे बिकॉज यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इसमें एक ही हाइड्रोजन है, इसमें तो कोई हाइड्रोजन ही नहीं है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसमें ज्यादा है? मोर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें तो ज्यादा है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग इसमें मोर है, इसमें क्या है? इसमें लेस है और इसमें लीस्ट है। क्लियर हो रहा है मैं क्या बताने जा रहा हूं? तो जितना एक एमाइन पानी के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा बनाएगा उतना ही वो ज्यादा सॉल्युबल होता है। तो कभी कभार आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है दैट अमंग द आइसोमेरिक एमाइन्स द सॉल्युबिलिटी ऑर्डर ऑफ द एमाइन्स इज, तो इट इज प्राइमरी अमाइन इज ग्रेटर देन सेकेंडरी अमाइन इज ग्रेटर देन टर्शियरी अमाइन। अब इतना ही नहीं, देखिए कहते हैं कि अमाइन्स जो है, मैं यहां पे लिखूंगा एक पॉइंट, अमाइन्स जो है, अमाइन्स आपस में भी कौन सी बॉन्डिंग दिखाते हैं? उसको कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स या इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस बात को समझिए कैसे। देखिए अगर आप अमाइन का जनरल स्ट्रक्चर लेते हैं तो हम क्या कहते हैं? अमाइन क्या है? RNH2। अगर मैं प्राइमरी अमाइन की ही बात करूंगा, देखिए प्राइमरी अमाइन में पहले दिखाता हूं, तो ये मान लो ऐसे RNH और H, देखिए RNH2। अब देखिए एक और लेता हूं मैं यहाँ पे HNR और यहां से H, आराम से देख ले। एक और लेता हूं मैं HNR, चलिए ऊपर की तरफ में लेता हूं H। ये तरीका है दिखाने का। देखिए आपको पता है नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होगा और हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव होगा, यहाँ से भी डेल्टा पॉजिटिव होगा। सेम इज द केस हियर, नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव। सब बच्चों को क्लियर हो रहा है? यहाँ पे देखिए नाइट्रोजन पे डेल्टा नेगेटिव, हाइड्रोजन पे डेल्टा पॉजिटिव, यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव। अब देखिए, अब यहाँ पे एक अमाइन के नाइट्रोजन एटम से और दूसरे अमाइन के हाइड्रोजन एटम से जो इंटरेक्शन यहाँ पे हो रहा है ना, दैट इज कॉल्ड एज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो चेक कीजिए, खाली इतना ही नहीं, ये हाइड्रोजन यहाँ से दिखाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से दिखाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ से दिखाएगा। सबको क्लियर हो रहा है ना? तो यहाँ पे इसको हम कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, IMH बॉन्डिंग, दैट इज कॉल्ड एज इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब इस इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से आप देखो क्या है, जहां तक हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, मैं यहाँ पे लिखूंगा, जब हम बॉइलिंग पॉइंट्स की बात करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखूंगा, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स, ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो नीट में पूछा जाता है, जो जेईई में पूछा जाता है। अगर एमाइंस की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो सॉल्युबिलिटी पर पूछा जाता है और ना बॉइलिंग पॉइंट्स पे पूछा जाता है। अब मुझे बताइए कौन सा एमाइन सबसे ज्यादा हाई टेम्परेचर पर बॉयल करेगा? लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वहां पे आपको आइसोमेरिक लेने पड़ेगी, उनका मॉलिक्यूलर मास सेम होना चाहिए। बिकॉज अगर आप मॉलिक्यूलर मास वैरी करेंगे तो इस हिसाब से वॉन डेर वाल्स ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी उनका मैग्नीट्यूड वैरी करेगा, तो फिर बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर आपको देखना पड़ेगा। लेकिन यूजुअली दिया जाता है फॉर आइसोमेरिक एमाइन्स। अब खुद ही बताइए, अभी मैंने कहा ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स किस में बनेंगे? वो तो प्राइमरी अमाइन में बनेंगे, बिकॉज वहां 2 हाइड्रोजन है।
सेकेंडरी अमाइन में एक ही हाइड्रोजन होता है और टर्शियरी में कोई नहीं होता है। तो बताइए 3 अमाइन्स में से सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे कौन बॉयल करेगा? दैट इज प्राइमरी अमाइन। इसीलिए हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर की जहां तक बात है, इट इज 1 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 3 डिग्री। तो यहां पे मैं स्टार डाल देता हूं, ये क्वेश्चन काफी दफा एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो among the isomeric amines, अगर आपको बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताना हो तो बॉइलिंग पॉइंट उसी अमाइन का ज्यादा होगा जो ज्यादा इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखाएगा, और वो प्राइमरी अमाइन ज्यादा दिखाता है एज कंपेयर टू सेकेंडरी, विच इन टर्न इज ग्रेटर एज कंपेयर टू टर्शियरी। ठीक है, सबको क्लियर हुआ? तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अमाइन्स। और कभी कभार ये भी पूछा जाता है, बिकॉज ये चीजें भी आपकी एनसीईआरटी बुक में मेंशन है, दैट अगर आपके पास आइसोमेरिक कंपाउंड्स है या अगर आपके पास डिफरेंट कंपाउंड्स है ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास, जैसे मैं आपको बताता हूं कैसे। मान लो आपके पास अल्कोहल है ROH, मान लो आपके पास एमाइन है RNH2, ध्यान से समझना। मान लो आपके पास सेकेंडरी अमाइन है R2NH, मान लो आपके पास टर्शियरी अमाइन है R3N, और मान लो आपके पास अल्केन है दैट इज RH। बताया गया है इनके केसेस में आप बताइए ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा। ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट पूछा गया है क्या होगा। देखिए, सिंस आपको पता है प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन में प्राइमरी का ग्रेटर है देन सेकेंडरी एंड दैट इज ग्रेटर देन टर्शियरी। ये तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा है आपको ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। अल्केन्स जो होते हैं वो नॉन पोलर होते हैं, ये पढ़ा आपने। इनमें एक ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है दैट इज वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, और वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे वीकेस्ट फोर्स होता है, वॉन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो सबसे कम टेम्परेचर पे जो बॉयल होंगे वो अल्केन्स होंगे, तो लास्ट में ये आएंगे। अब यहाँ पे पहले नंबर पे कौन आएगा? नाइट्रोजन वाले कंपाउंड आएंगे क्या ऑक्सीजन वाले? सिंस आपको पता है दैट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी chi of oxygen atom is greater than chi is the symbol for electronegativity than nitrogen atom, because oxygen की electronegativity कितनी है? that is 3.5, और अगर आप नाइट्रोजन का देखोगे that is 3, तो electronegativity of oxygen is greater than नाइट्रोजन, एंड दैट इज वाई जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैपेसिटी होगी अल्कोहल्स की वो ज्यादा होती है एज कंपेयर टू अमाइन्स। तो ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो दिस विल बी द ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वेरियस कंपाउंड्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। बच्चों समझ आ गया? फिजिकल प्रॉपर्टीज सबको समझ आ गई? सो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 11, जिसमें हमने एक तो एनसीईआरटी की कुछ एग्जांपल्स की और फिजिकल प्रॉपर्टीज सेक्शन जो मैंने आपको क्लियर करवाया, उसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे इंपॉर्टेंट जो है जिसपे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो है बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर का। सॉल्युबिलिटी पे भी पूछ सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बॉइलिंग पॉइंट है। तो दिस इज ऑल अबाउट वीडियो लेक्चर नंबर 11। इंशाल्लाह वी आर गोना मीट इन द video lecture number 12 and we are going to discuss the most important part of amines, that is chemical properties, means अब हम chemical reactions के बारे में पढ़ेंगे। तो till then आप अपना ख्याल रखिए। फी अमान अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।